हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल बाई आलोक सर। आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और अपने घर पर लगातार निरंतर पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो बेटा, अब आपको रेगुलर अपडेट के साथ में वैकेंसीज मिलेंगी और साथ ही साथ मेरी क्लासेस भी आपको रेगुलर मिलेंगी। हम एक सीरियल क्रम में सारी क्लासेस को रिकॉर्ड करूंगा मैं, और आपके पास रिकॉर्डेड सारे सेशन आएंगे। लाइव नहीं आ सकता हूं, उसके पीछे कई सारे कारण हैं। मेरी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, समय नहीं मिल पाता है कि मैं लाइव आऊं और मैं आपसे इंटरेक्ट करूं। तो मैं रिकॉर्डेड क्लास में आपके सामने रहूंगा। पर डे लेक्चर का टाइम रहेगा। लेक्चर का जो टाइम है 12 बजे रहेगा। BEE के MCQs, ये MCQ पूरे के पूरे पेपर्स में आए हुए MCQ हैं, किसी बुक के MCQ नहीं लेंगे हम। केवल और केवल मैं विश्वास करता हूं प्रीवियस ईयर परीक्षाओं के MCQs पर। और साथ ही साथ एक सब्जेक्ट खत्म होने के बाद दूसरे सब्जेक्ट के MCQ हम स्टार्ट करेंगे। ये अपकमिंग जितने भी एग्जाम हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। और आपका थ्योरी का जो क्लास चल रहा था मशीन का, वो भी कंटिन्यू रहेगा रात्रि 8 बजे। ये वीडियो आज केवल 2 बजे जाएगी। किसी कारणवश ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी 12 बजे, इसीलिए ये वीडियो 2 बजे जाएगी। बाकी आपका टाइम टेबल यही रहेगा। और यदि सेशंस आप रेगुलर देखते हैं और पूरा सेशन देखते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। इस सेशन से जेन्युइनली फ़ायदा होगा। बहुत सारे मैं ऐसे चीज़ें आपको बताऊंगा। मैं अपने बिहाफ पर बता रहा हूं, क्योंकि मैं SSC JEE का मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव है। मैं जितनी बार मैं पेपर में बैठा हूँ उतनी बार मैंने प्री क्वालिफाई किया है। लगभग 3 बार प्री क्वालिफाई किया है। मैं इस साल भी प्री क्वालिफाई हूँ, ठीक है। और एक बार मैं मेंस क्वालिफाई हूँ और 2 बार मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था। और इस बार अब फिर से मैंने मेंस लिखा है। मैंने मेंस में इस बार मैंने अपनी पोस्ट को प्रेफरेंस दिया है। तो आप सभी लोग बने रहें। मैं नहीं चाहता कि अपनी पर्सनल लाइफ में चीज़ें डिस्कस करूं कि कहाँ क्या निकाला, लेकिन कभी कभार बताना पड़ता है लोगों को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप सभी लोग बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। हम लोग टारगेट करेंगे SSC JEE और DFECIL को, ठीक है। नॉन टेक की कुछ क्लासेस आपको मिलना स्टार्ट होंगी, उसके पीछे चल रहा है। अगर कोई बहुत अच्छा नॉन टेक का टीचर मिलता है और वो इंटरेस्टेड रहता है कि क्लासेस देने में, तो उनके थ्रू मिलेंगे। नहीं तो मैं खुद ही नॉन टेक टैकल कर लेंगे। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर टैकल करेंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम में सीधे के सीधे पूछे जाते हैं। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन सीरीज की तरफ। ये है आपके पास में BEE, और BEE का पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा? BEE का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इन मिली एम्पियर फॉर द गिवन सर्किट। दिए गए सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होगी मिली एम्पियर में, आपको निकालना है। जब भी सर्किट ऐसा दिया गया हो बेटा, काफ़ी सरल सवाल है और इस सवाल की लेवल धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि एकदम से अगर मैं टफ सवाल रख दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे लेवल। मैं बेसिक से हर एक पेपर के बेसिक सवाल मैं पहले कराऊंगा, फिर उन्हीं के टफ सवाल मैं बाद में करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ जरा ध्यान से देखना बच्चा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ DC सर्किट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इन मिली एम्पियर फॉर द गिवन सर्किट। इस सवाल को करने के लिए आपको दिमाग में क्या आना चाहिए? सबसे पहले ओम्स का नियम आना चाहिए दिमाग में, और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आना चाहिए। अब आप देखेंगे बेटा, यहाँ तक तो करंट आई जा रही है, लेकिन यहाँ जाने के बाद में नोड आ गई तो करंट यहाँ से डिवाइड हो गई। अब करंट जब डिवाइड हो जाती है तो दोनों रेजिस्टेंस हो जाते हैं आपके किस में? पैरेलल में। तो सबसे पहले हम लोग 100 पैरेलल 40 निकाल लेंगे। 100 पैरेलल 40 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 100 गुणे 40 बटे 140। एक जीरो से एक जीरो कट गया, आपके पास में आ गया 400 बटे 14। ठीक, आप चाहो तो इसको और भी काट सकते हो 7, और ये हो जाएगा आपका 2, यानी कि 200/7। ठीक, और ये आपका बेटा कितना आ गया? ये आपका कितना आ गया बेटा? ये कितना आ गया बेटा आपका? ये आ जाएगा आपका 50, और 20 क्या है आपके पास में? सीरीज में है, तो ये हो गया 70 + 70। ठीक, ये आ गया आपके पास में रेजिस्टेंस। और जब आप क्या करोगे, इनको जोड़ोगे तो आपके पास में समथिंग कुछ वैल्यू निकल कर आएगी। तो आप इसको जोड़ लीजिए तो कितना आएगा? 7 7 49, 200 + 7, ये कितना हो जाएगा बेटा? 7 LCM लोगे तो 200 + 7 7 49, यानी कि 490। तो ये हो जाएगा आपके पास में 690/7। अब आपके पास में करंट निकालनी है तो आप V = IR लगा दीजिए, और V = IR आप लगाओगे तो I बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा? I बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में? V कितना है? 10 बटे R कितना आया आपके पास में? 690।
डिवाइडेड बाई 7 ऊपर पहुंच जाएगा 7, यानी कि आपके पास में 70 बटे कितना आ जाएगा 690, और ये कटेगा तो कितना आएगा 7/69, 60/69। तो लगभग ये आपके पास में कितना आएगा 0.101, और मिली एम्पियर में निकालना है तो एक पॉइंट हटेगा तो आपके पास में कितना आ जाएगा बेटा 101, यानी कि 101 मिली एम्पियर आपका इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। डी आंसर एकदम सही होगा। अगले सवाल की तरफ चलना। फॉर द ग्राफ शोइंग इन द फिगर, एक ग्राफ आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इन पर डिग्री सेंटीग्रेड। आपको रेजिस्टेंस कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है, कितनी है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा के कई सारे फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है स्लोप अपॉन आर नॉट, क्या होता है स्लोप अपॉन टेम्परेचर, स्लोप अपॉन टेम्परेचर ना, स्लोप अपॉन टेम्परेचर होता है एक फॉर्मूला। अगर आप इसमें स्लोप तो आपको दे नहीं रखी, अगर ये स्लोप दे रखी होती तो मैं आसानी से स्लोप अपॉन टेम्परेचर से भाग देके निकाल लेता, लेकिन इसमें स्लोप नहीं है। तो अल्फा नॉट बराबर होता है आपके पास में आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट ऑफ टी। ठीक बात है बेटा। अल्फा नॉट बराबर आर टी कितना है 60, कितना है 60 माइनस 30/30 गुणे 15। ठीक है बेटा। तो अल्फा नॉट बराबर कितना आ जाएगा 30/30 गुणे 15। तो आपके पास में बचेगा कितना, अल्फा बराबर 30 से 30 कट गया 1/15, तो ये आ जाएगा लगभग आपके पास में 0.06 के आसपास ना। आप निकालेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा डी, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा डी। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे कहा गया है बेटा कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ओम बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में दिए गए रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, एक्स और वाई के बीच में दिए गए रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। जब भी सर्किट ऐसा आए तो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि सर्किट को पीछे से अटेम्प्ट करेंगे, पीछे से अटेम्प्ट करेंगे सर्किट को तो आपको आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी। आगे से आप अटेम्प्ट करोगे तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप फंस जाओगे। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो पीछे से हल करो जरा सल। कोई करंट यहाँ से आई होगी, इस पॉइंट पर करंट गई होगी और इसी पॉइंट से करंट बाहर आई होगी। तो इसमें जो करंट आई मान लीजिए आई और इसमें भी आई, तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में होंगे आपके सीरीज में होंगे। 4 और 6 का सीरीज कितना हो जाएगा, 4 और 2 का सीरीज कितना हो जाएगा 6। इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना आ गया बेटा, आ गया 6। कितना आ गया 6। अब 6 और 3 आप देखेंगे पैरेलल में, तो 6 और 3 का पैरेलल आप निकालोगे, 6 पैरेलल 3 निकालोगे तो 6 गुणे 3/9 कितना आ जाएगा आपके पास में लगभग 2, है ना। 2 और आपके पास में ये आ गया यहाँ पर। अब 2 और 2 क्या हो जाएगा बेटा 4, ठीक 4 हो जाएगा। अब 4 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब 4 के बाद में बेटा यहाँ पर आ जाएगा 4। अब मुझे एक बात बताओ, 4 और 4 का पैरेलल, 4 और 4 का पैरेलल हो जाएगा 2। अब आपके पास में 2 आ गया यहाँ पर बेटा, अब आ जाएगा 2 यहाँ पर। अब मुझे एक बात बताओ 2 और 2 का कॉम्बिनेशन कैसा होगा आपके पास में पैरेलल, तो 2 पैरेलल 2 आपके पास में कितना आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, बी आंसर सही बनेगा 1 ओम। इनको जितनी तेज कर पाओ उतना तेज करना है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है द रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी इन द सर्किट इज शोइंग। आपको बताना है रेजिस्टेंस ए और बी, रेजिस्टेंस ए और बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा। आपको आर ए बी फाइंड आउट करना है बेटा। यहां पर जब भी ऐसा सवाल आए, जब भी आपको लगे कि आपको यहां पर अब आप निकालेंगे, तो या तो आपके पास में इसके अक्रॉस का वोल्टेज पता हो, लेकिन ये है ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस। ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस जब भी आता है तो अब यहां पर इसमें करंट, तो वोल्टेज और करंट अगर मुझे यहां की मिल जाए तो मैं आसानी से निकाल दूंगा। अब वोल्टेज तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसके अक्रॉस, जितना वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा, लेकिन हम करंट फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर जब भी आपको मिले तो वोल्टेज सोर्स को हमेशा क्या कर दीजिएगा, वोल्टेज सोर्स को कर दीजिएगा हमेशा कैसा, शॉर्ट, और करंट सोर्स को क्या कर दीजिएगा, ओपन। ठीक, तो इसको जब हम शॉर्ट कर देंगे तो इसका तो कोई मतलब नहीं बचा, हमारे पास में हो गया शॉर्ट। अब यहां से सवाल को करना स्टार्ट कर दीजिए पीछे से। जब आप पीछे से सवाल करेंगे 12 और 4.8 को कैसे में निकालोगे बेटा, पैरेलल में। तो 12 1.4 इंटू 4.8 डिवाइडेड बाय कितना आपके पास में आ जाएगा, ये 6 लगभग, है ना। 4 5 1 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में कितना हो जाएगा 600
600 का भाग दे दोगे कितने में बेटा, तो 12 दूनी 6, 6 दूनी 12, 200, 200 बटे 48 ना, 200 बटे 48, तो ये लगभग आपके पास में 0.96 बचेगा ना, 0.96 बचेगा ना, 0.96 बचेगा ना, 2 दूनी 4, क्योंकि ये 2 बार कटेगा ना, ये 2 बार, तो 0.96 बचेगा ना, 0.96, ये आ गया आपके पास में 0.96। अब 0.96 अब आपके पास में ये लगा हुआ है, ये मामला ये है, ठीक, ये है अब सर्किट आपके पास में 0.96 और आपके पास में ये, तो 0.96 और 1.2 को आप क्या कर दीजिएगा सीरीज में, ठीक है, सीरीज में कर दीजिएगा 1.2 प्लस 0.96, तो आप इसको जोड़ोगे तो लगभग ये आएगा 1 पॉइंट कितना आ जाएगा आपके पास में 1.98 आ जाएगा, ये 1.98 आ जाएगा ना, 1.98 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करिएगा और आगे आपके पास में आंसर आने लग रहा होगा। क्लियर है, करिए दरअसल एक बार आप लोग करके देखिएगा, फिर मैं बताता हूँ आपको क्या करना है इसमें, ठीक है। चलिए तो जोड़ा इसको, एक बार इसको कैलकुलेट कर लो, 0.96 और कितना आ गया बेटा 0.96, इसको सही से कैलकुलेट करना 1.2, तो मैं इसको कैलकुलेटर की सहायता से कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो जब आप इसको निकालोगे तो लगभग ये आएगा बेटा 2.16 आएगा, ये 2.16 आएगा, कितना 2.16, तो ये हो गया आपके पास में 2.16, कितना हो गया 2.16 आएगा बेटा, कितना आएगा 2.16। अब 2.16 और 3.6 का आप क्या निकाल लो बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लो। तो जब आप इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालोगे 2.16 और 3.6 का, 2.16 इंटू 3.6 अपॉन कितना आ जाएगा 2.16 प्लस 3.6। ऐसे सवाल एसएससी अक्सर देता है, कैलकुलेटिव सवाल, ध्यान रखिएगा, एसएससी अक्सर इसको कैलकुलेटिव सवाल देगा। तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे बेटा तो लगभग ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 1 पॉइंट में कौन सा है, ये वाला है, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट लगा सकते हो कि आंसर ये क्या है आपके पास में 1.13, लेकिन कंफर्म होना चाहिए कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, इन द फिगर गिवन बिलो द वैल्यू ऑफ आर, आपको वैल्यू बताइए, पूछी गई है आर का मान कितना होगा, ठीक, आर का मान कितना होगा। तो सबसे पहले ऐसे सवाल में आप पीछे से अटेम्प्ट करना इसका, 10 और 10 का मान, 10 और 10 कैसे हैं, पैरेलल में है, 10 पैरेलल 10 निकालोगे तो आप जानते हैं जब एक जैसे दो क्वांटिटी मिलती हैं तो R/2 हो जाता है, तो कितना आ जाएगा 5 ओम। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बचा वो कितना बचा आपके पास में, इसको भूल जाओ, जो मैं रेड पेन से बना रहा हूँ ये है। अब आपके पास में सर्किट इतना बचा। अब मुझे एक बात बताओ करंट इसमें जा रही है, अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें कितनी करंट जा रही तो इसमें भी 8 ओम जाएगी, तो बेटा इसके एक्रॉस और इसके एक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप आएगा, 5 अट्ठे 40 वोल्ट इसके एक्रॉस ड्रॉप है। आपके पास में बैटरी कितने की लगी 100 की, तो बाकी ड्रॉप किसके पास में बचा होगा 60 बचा होगा इसके एक्रॉस। तो वोल्टेज और करंट दोनों हैं, आप फटाफट रेजिस्टेंस निकाल दो, तो V बराबर IR लगा दो और वोल्टेज 60 है और आपके पास में 8 एम्पियर की करंट है, R बराबर इतना आ जाएगा। तो लगाओ दरअसल, तो आपके पास में ये कितना आ जाएगा, 2 से ये कटेगा कितनी बार 4 बार, 2 से ये कटेगा कितनी बार 30 बार, और ये कटेगा बेटा 15/2 आ जाएगा, ये 15/2 R बराबर, यानी कि R बराबर आ जाएगा 7.5 ओम। कितना आ जाएगा बेटा 7.5 ओम, करेक्ट आंसर होगा 7.5 ओम। अगले सवाल की तरफ चलिए दरअसल, इन द नेटवर्क शोइंग इफ द वन ऑफ द 4 ओम रेजिस्टेंस इज डिसकनेक्टेड व्हेन द सर्किट इज एक्टिव द करंट फॉलोइंग नाउ। मतलब उसने ये कहा गया है कि आपके पास में 4 ओम के दो रेजिस्टेंस हैं, इन दोनों में से किसी एक को मैं हटा दूं और आपका जो सर्किट है वो कैसा रहे, एक्टिव रहे, यानी कि सर्किट में बराबर करंट फ्लो होती रहे। तो मुझे एक बात बताओ अभी फिलहाल में अभी कैलकुलेट करो, जब आपने रेजिस्टेंस को हटाया नहीं, मतलब जब आपने रेजिस्टेंस को हटाया नहीं, केस 1 में आप कह रहे कि सर जब मैंने रेजिस्टेंस को नहीं हटाया, आर को नहीं हटाया, यानी कि आर बराबर 4 ओम को नहीं हटाया, तब आप कैलकुलेट करोगे तो करंट कितनी आएगी, 4 और 4 का पैरेलल कितना आ गया बेटा 2, कितना आ गया 2, 4 और 4 का पैरेलल कितना आ गया 2, ठीक, 2 + 6 + 2 कितना आ जाएगा बेटा 10। अभी आ रहा आपके पास में 10 और आई निकालोगे तो कितना आएगा 24/10 कितना 2.4। अब इसमें से एक रेजिस्टेंस को हटा दो, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस आपने यहाँ से हटा दिया, ये हटा दिया, तो अब तो करंट ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी। अब आपके पास में करंट इस तरीके से जा रही, तो अब आपके पास में कितना आ गया 6 4 10 + 2 12 कितना आ गया 12। अब आपके पास में करंट कितनी बचेगी, आई बराबर
24/12। अब कितनी आ गई आपके पास में 2 एम्पियर। यानी कि आपके पास में करंट जब रेजिस्टेंस लगा हुआ था 4 ओम का तब करंट थी 2.4, जब हटा दिया तो आपके पास में कितनी आई 2। यानी कि पैरेलल में हमेशा रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है अपने एक मान से। जितने भी पैरेलल रेजिस्टेंस लगे होंगे उसमें जो मिनिमम रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम आता है, हमेशा याद रखिएगा। तो जब आपके पास में ये पैरेलल में था तो रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगी, लेकिन जब आप इसको हटा दोगे तो सब सीरीज में आ जाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है दूसरा, कि ये क्या कर जाएगा बेटा, डिक्रीज कर जाएगा। ये क्या कर जाएगा बेटा, डिक्रीज कर जाएगा। ये क्या कर जाएगा, डिक्रीज। क्या कर जाएगा बेटा, डिक्रीज कर जाएगा। ध्यान रखिएगा, करंट क्या करेगी आपकी, डिक्रीज कर जाएगी। करंट क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज कर जाएगा। अगले सवाल पे चलना जरा फटाफट। द आर इक्विवेलेंट फॉर द सर्किट शोइंग इन द फिगर। आर इक्विवेलेंट बताना है। ये सवाल आया है DSSB में। जल्दी से बताइए क्या आ रहा है। मैंने क्या कहा, सवाल को पीछे से अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं तो इसकी जगह कितने का आ जाएगा, देखो अभी 6 और 3 का निकाला था कितना, 2 ओम। अब पीछे से अटेम्प्ट करो, 5 और 1 कितना, 6। 6 और 4 किस में, पैरेलल में। 6 और 4 का पैरेलल निकालो, 6 गुणे 4/10 कितना आएगा, 2.4। ठीक बात है। अब आपके पास में कितना बचा, 2.4। ये हमने सर्किट वहां का हल कर लिया। 8 4 12 12 और आपके पास में 2.4 किसमें, सीरीज में, तो 6 और ये आएगा 3.6, सॉरी 14 ये कितना आ जाएगा बेटा, 14.4 आ जाएगा। 14.4। पेपर में यही गलती होती है कि आपने क्या लिखा, सीधे उसके नीचे रखोगे तो आप सीधे जोड़ दोगे। कई बार परीक्षाओं में ऐसी गलती हो जाती है, इसीलिए आप दशमलव वाली संख्या पर थोड़ा सा रुक कर आप ध्यान देंगे तो 14.4 ओम सही आंसर है। आगे चलिएगा जरा सा नेक्स्ट। इसको भी मैंने क्या कहा, पीछे से हल करेंगे। जब भी आपको केकड़े जैसे मिलेंगे ना सर्किट, इनको पीछे से हल करना। 2 और 1, 1 और 1 2। 2 के साथ में ये पैरेलल देख लो ना, यहाँ से करंट जाएगी तो वही करंट जो इसमें जाएगी वही करंट यहाँ से वापस भी जाएगी। तो 2 और 2 1 आपके पास में किसमें आ गया बेटा, 2 ओम आ गया। 2 और 2 किसमें बेटा, पैरेलल में। तो कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। 1 और 1 किसमें बेटा, सीरीज में। कितना आ गया आपके पास में, 2 आ गया। ठीक, अब ये आपके पास में 2 और 2 पैरेलल, तो कितना आ गया आपके पास में, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। सिंपल सा सवाल है। आगे चलिएगा। आपसे पूछा गया द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर इन जनरल। रेजिस्टेंस, किसी इंसुलेटर का रेजिस्टेंस जो होगा इन जनरल क्या होगा, विद टेम्परेचर राइज। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो आपके पास में डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, या फिर आपके पास में स्लोली इंक्रीज करेगा, या फिर डज नॉट चेंज, या कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमेशा याद रखिएगा आपके पास में सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर और आपके पास में कंडक्टर, ठीक, और कुछ स्पेशल एलाओ, ठीक है, क्या एलाउस। अगर हम यहां बात करते हैं बेटा सेमीकंडक्टर की, तो सबसे पहले तो आपके पास में इसका जो अल्फा होता है वो होता है PTC नेचर का, और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का जो अल्फा होता है वो होता है NTC नेचर का। किसका, NTC नेचर का। यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका अल्फा क्या होगा, आपके पास में घटेगा, और यदि इसके साथ में होता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका अल्फा क्या होगा, बढ़ेगा। और एलाओ में जैसे कॉन्स्टेंटन, यूरेका, आपके पास में ये क्या होते हैं बेटा, ZTC होते हैं, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। लगभग ये 0 के बराबर होते हैं। आप टेम्परेचर कितना भी घटाओ या बढ़ाओ, ये इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार ऐसे ग्राफ भी बना आएगा रेजिस्टेंस के साथ में R और T का। तो इंसुलेटर हमेशा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। यानी कि टेम्परेचर जब आपका यहाँ होगा, मान लीजिए टेम्परेचर जब आपके पास में यहाँ था, तो आपके पास में जब 0 टेम्परेचर होगा तो जब आपके पास में टेम्परेचर मिनिमम होगा तो आप, क्योंकि किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर को आप 0 नहीं कर सकते हैं, किसको, रेजिस्टेंस को आप 0 नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। सुपर कंडक्टर में थोड़ा बहुत पॉसिबल होता है, लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, प्रैक्टिकली 0 कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ग्राफ में आपको वो कैसे नजर आएगा, डिक्रीज होते हुए नजर आएगा, और एक आएगा इंक्रीज होते हुए नजर आएगा, और एक आएगा आपको ऐसे बना हुआ ग्राफ आएगा। तो देखो, जब टेम्परेचर इतना था तब रेजिस्टेंस इतना था,
जब टेम्परेचर आपने और बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ा, यानी कि ये इंक्रीजिंग स्लोप है, तो ये हो गई आपके पास में किसकी बेटा, पीटीसी की, और ये डिक्रीजिंग स्लोप है तो ये हो गई एनटीसी की, और ये कांस्टेंट स्लोप है तो ये हो जाती है बेटा जेडटीसी की। किसकी? जेडटीसी की। चलिए आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट सवाल पर आगे बढ़ते हैं। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए और बी, सॉरी एक्स और वाई ऑफ द नेटवर्क इज शोइंग। एक्स और वाई के बीच का आपको क्या निकालना है? आर इक्विवेलेंट निकालना है। एक्स और वाई के बीच का क्या निकालना है बेटा? आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो जब हम x और y के बीच का आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, वो बच्चे जो लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, कि हमेशा याद रखिएगा जिस भी टर्मिनल के एक्रॉस वो रेजिस्टेंस निकलवाता है तो अपने दिमाग में एक इमेजिनरी फिल्म बना लो कि वहां पर कोई ना कोई बैटरी पहले से लगी रही होगी, यानी कि वहां पर बैटरी रही होगी तो करंट जाएगी, करंट दो भागों में बटेगी, जंक्शन आ गया, ये यहाँ पर I बन गई, यहाँ पर I2, यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों ब्रांच जो है वो पैरेलल में है। और जब दोनों ब्रांच कैसी हैं? पैरेलल में। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर बीच में कोई कभी भी रेजिस्टेंस देखने को मिल जाए 4 के बीच में, तो हमेशा पहले दिमाग में एक पिक्चर आनी चाहिए कि यहाँ पर क्या ये बीट स्टोन ब्रिज तो नहीं है। अगर बीट स्टोन ब्रिज है तो वहाँ पर आप क्या चेक करेंगे कि वो बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो आप क्या देखेंगे? बैलेंस देखने के लिए आमने सामने की भुजाओं का गुणा कराओगे तो 5 × 15 150 और 15 × 10 150, यानी कि दोनों बराबर हैं। आपके पास में आमने सामने की भुजाओं के गुणनफल का रेजिस्टेंस आपस में बराबर है, तो बीच वाली भुजा में जाने वाली करंट का मान 0, और यहाँ पर आपके पास में जो भी पोटेंशियल होगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में VAB, वो भी कैसा होगा आपके पास में 0। या फिर आप कह सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि VAB यानी कि VA बराबर VB होगा, यानी कि दोनों का पोटेंशियल आपस में बराबर होगा। चलिए अब इसको जब आप ये देख लिए कि ये दोनों ब्रांचें आपकी किस में बेटा, अब यहाँ से देखोगे कि आपने देखा कि आपके पास में ये पता चल गया कि ये बीट स्टोन ब्रिज है, तो बीट स्टोन ब्रिज को हल करेंगे तो करंट आपकी इसमें क्या जाने वाली है? पूरी में I1, और इसमें जाने वाली है पूरे में I2। जब धारा का मान एक समान दोनों में आपके पास में, इसमें भी I1 और इसमें I2, जिस जिस रेजिस्टेंस में आपकी I1 है वो दोनों किसमें? सीरीज में। तो 15 और 5 20 हो गया सीरीज में, तो आपके पास में टोटल रेजिस्टेंस आ गया 20। यहाँ पर ये दोनों कितने सीरीज में? तो दोनों जुड़ जाएंगे, 10 और 30 हो गया 40, ये हो गया आपके पास में 40। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक लगी होगी बैटरी। जब आप फिर से करंट भेजोगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इन दोनों में धारा का मान फिर अलग अलग हुआ, तो 20 और 40 आया ना, का रेजिस्टेंस आप कैसे निकालोगे? पैरेलल। तो 20 × 40/60, तो कितना आ जाएगा? 20 × 3 = 60 और 40/3 एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। 40/3 एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। कल इस सेशन को मैं और बड़ा करूंगा और इंटरेस्टिंग सवाल लाऊंगा। ये सेशन आपको मिलेगा 12 बजे, और ऐसे ही जोश के साथ हम लोग पढ़ेंगे और एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो फिलहाल आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। और लगातार लगे रहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है बड़े जल्दी। मैं आपको एक अपडेट दूंगा RRB JEE से लेकर SSC और ALP की। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का शुक्रिया।